आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है वजीर आजम इल्जामात की जद में, क्या इमरान खान तहकीकात के लिए खुद को पेश करेंगे? नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, मरियम का ऐलान। साबिक वजीर आजम की वापसी का कितना है इम्कान? कराची सर्कुलर रेलवे मरकजी लाइन पर ट्रैक तैयार, सर्कुलर ट्रैक नजरअंदाज क्यों? कब्जा माफिया वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर क्यों? डार्क वेबसाइट का सरगना अंजाम को पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वजीर आजम इल्जामात की जद में हैं। हाल ही में चीनी कमीशन से बरतरफ किए गए FIA के अफसर सज्जाद बाजवा के इल्जामात ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। सज्जाद बाजवा ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और शहजाद अकबर ने मिलकर शुगर माफिया को 400 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। यह वजीर आजम पर बराह रास्त इल्जाम है, जिसे किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि बरतरफ अफसर सज्जाद बाजवा अपनी बरतरफी का गम गलत करने की कोशिश कर रहे हो। यह भी हो सकता है कि सज्जाद बाजवा जो कुछ कह रहे हैं वो महज अपने आप को क्लियर करना चाहते हो, मगर जो इल्जामात सज्जाद बाजवा ने लगाए हैं उनकी तहकीकात जरूरी है ताकि मालूम हो सके कि इल्जामात में किस हद तक सदाकत मौजूद है। क्या वाकई शुगर माफिया को बराह रास्त फायदा पहुंचाया गया? क्या यह बात दुरुस्त है कि शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के लिए वजीर आजम हाउस से दबाव डाला गया? क्या वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और अहम मुशीर शहजाद अकबर पसे पर्दा किरदारों में शामिल हैं? यह तो यकीनन तहकीकात में ही मालूम हो सकता है, मगर एक अहम बात जो सज्जाद बाजवा ने अपने इंटरव्यू में कही है और जिसके सही और गलत होने का अंदाजा महज आदादो शुमार के साथ लगाया जा सकता है और जिसका ताल्लुक बराह रास्त एक आम आदमी के साथ है, वो अहम बात आदादो शुमार की रोशनी में आपके सामने पेश करते हैं। सज्जाद बाजवा के मुताबिक जो इंक्वायरी आगे बढ़ी, चीनी जो 56 रुपए फी किलो में मिल रही थी वो 110 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। सज्जाद बाजवा, इसकी अदालत की जानिब से शुगर मिल्स मालिकान को वाज़ेह हिदायत जारी की गई थी। ये जो इल्जाम आयद किया जा रहा है, आपको याद होगा कि अदालत की तरफ से कहा गया था शुगर मिल्स मालिकान को कि चीनी 70 रुपए फी किलो में बेचने के पाबंद हो गया, मगर क्या वजह है कि चीनी की कीमत 70 से तजावुज करके 100 का हिस्सा भी उबूर कर गई? क्या वजह है कि खुद सरकारी इदारे यानी यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने चीनी 82 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदी? किसे कितना फायदा पहुंचाया गया? क्योंकि खुद वजीर आजम की मुशीर शहजाद अकबर के मुताबिक चीनी की कीमत फी किलो अगर 1 रुपए के हिसाब से बढ़ती है, 1 रुपया बढ़ने से माफिया को 1 अरब रुपए का फायदा पहुंचता है। अगर इस सिलसिले में माजी की तहकीकाती रिपोर्ट्स और हुकूमती इदारों की सिफारिशात का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि गन्ने की इमदादी कीमत के तयन और चीनी की दरामद पर पाबंदी जैसे इकदाम की वजह से शुगर इंडस्ट्री को हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसके बायस मार्केट में तलब और रसद के उसूल के तहत चीनी की कीमत का तयन मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब शुगर मिल्स के मालिकान इतने बाअसर है और कार्टल्स की तरह एक दूसरे का ऐसे तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि उनके सामने किसी की नहीं चलती है। इस हवाले से खुद वज़ीर आज़म भी मुतअद्दिद बार बेबसी का इजहार कर चुके हैं। आज जब वो फैसलाबाद पहुंचे, इंडस्ट्रियलिस्ट से उनकी मुलाकात, आज भी कुछ ऐसे ही अल्फाज का इजहार वज़ीर आज़म ने खुद किया। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। चीनी का माफिया है, इन्होंने ये जो अभी कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई है तो उन्होंने तो ये कहा कि इन्होंने मिल्क के कार्टलाइजेशन की है, मोनोपोली बना के तो चीनी की कीमत ऊपर लेके गए। इसके खिलाफ है। आप जायज तरीके से नफा कमाए, गवर्नमेंट हम खुश होते हैं, क्योंकि जब नफा बनेगा ही तो मजीद और सरमायाकारी होगी। अगर चीनी 56 रुपए से 110 रुपए फी किलो तक पहुंची तो कीमत में तकरीबन दोगुना यानी 54 रुपए इजाफा हुआ। यूं मुशीर खजाना के आदादो शुमार के तनाजुर में सवाल पैदा होता है कि 1 किलो चीनी की फरोख्त पर 54 अरब रुपए का फायदा किसे पहुंचा? 1 किलो के हिसाब से सिर्फ 54 अरब का फायदा हुआ है, खरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। 2018 के आखिर में 54 रुपए किलो मिलने वाली चीनी की कीमत 2019 के आगाज पर 75 से 80 रुपए फी किलो हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात कराई और जिम्मेदारों के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों को कार्रवाई का हुक्म भी दे डाला। तहकीकात, इंक्वायरी और इसके बाद होने वाले मामलात पर बात करने से कबल तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में चीनी की कीमतों का जायजा आपके सामने रखते हैं। साल 2018 के दौरान चीनी की कीमतें 54 रुपए पर मुस्तहकम रही, लेकिन दिसंबर 2018 में चीनी की कीमत 56 रुपए हो गई। शुगर मिल मालिकान ने चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जनवरी 2019 में शुरू किया। यह इजाफा एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ जब वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान को 3 बिलियन रुपए की सब्सिडी देते हुए चीनी बरामद करने की इजाजत दी। चीनी की कीमत में बड़ा इजाफा दिसंबर 2018 से जून 2019 के दरमियान देखा गया। इसी दौरान ना तो गन्ने की कीमत में इजाफा हुआ और ना ही टैक्सेस बढ़ाए। जून 2019 में चीनी की कीमत में 2 रुपए 66 पैसे फी किलो इजाफा हुआ।
मुल्क में 433 मिलियन किलोग्राम चीनी का इस्तेमाल होता है। जो शुगर मिल्स मालिकान को 1.43 बिलियन रुपए का फायदा हुआ। जून 2019 में चीनी की कीमत में 11 रुपए 95% इजाफा हुआ, 11 रुपए 95 पैसे इजाफा हुआ। 443 मिलियन किलोग्राम चीनी की माहाना खपत के एतबार से कौमी खजाने को 6.69 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। जनवरी 2020 में चीनी की कीमत दिसंबर 2018 की निस्बत 18 रुपए 65 पैसे फी किलो महंगी हो गई। यूं माहाना खपत के एतबार से जो कंजप्शन है उसके हिसाब से मुल्की खजाने को 6.81 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इस वक्त चीनी की कीमत में दिसंबर 2018 के निस्बत 54 रुपए फी किलो बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूं माहाना खपत के एतबार से मुल्की खजाने को 2.96 ट्रिलियन रुपए का खसारा भुगतना पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जहां मकामी मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 55 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो गई, मिल मालिकान ने चीनी दरामद की इजाजत हासिल करके सब्सिडी भी दी। लिहाजा चीनी बरामद करने वालों को दो तरीकों से फायदा हुआ। एक ये कि उन्होंने 3 अरब रुपए की सब्सिडी हासिल की, जबकि लोकल मार्केट में, मकामी मार्केट में कीमत बढ़ने का भी उन्हें फायदा पहुंचा। शुगर मिल्स में एक बड़ा हिस्सा वजीर आजम के करीबी साथियों का है और उनका शुमार तहरीक इंसाफ के फाइनेंसर्स में होता है। यकीनन इस मामले की आला सतही और गैर जानिबदाराना तहकीकात ही के जरिए हकाइक सामने आ सकते हैं। वजीर आजम पर इल्जाम लगा, इस इल्जाम की तहकीकात बहुत जरूरी है। एक और इल्जाम आपके सामने रखते हैं और वो इल्जाम साबिक डीजी FIA बशीर मेमन की जानिब से भी आयद किया गया है। इन इल्जामात में PTI के फाइनेंसर आरिफ नकवी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने, ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कायम करना इन इल्जामात में शामिल था कि उन पर प्रेशर डाला गया कि इन पर मुकदमात कायम किए जाए। यकीनन इसका जवाब देना, वजाहत जारी करना, क्लैरिफिकेशन करना खुद वजीर आजम का काम है। एक और इल्जाम आपके सामने रखते हैं। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के हवाले से एक सहाफ़ी ने इल्जाम आयद किया। उन्होंने भी वजीर आजम का हवाला देकर कहा कि उन पर चंद अहम शख्सियात को टैक्स रियायत देने यानी टैक्स छूट देने और इन शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई ना करने का कहा गया, क्योंकि ये अफराद और कारोबारी इदारे तहरीक इंसाफ के फाइनेंसर्स थे। इस हवाले से हमने शब्बर जैदी से बात की। आज जब उनसे बात हुई तो उन्होंने इन तमाम तर इल्जामात का कोई भी जवाब देने से इनकार किया। वो गुरेजा दिखाई दिए। इल्जामात संगीन नौयत के हैं और ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी वजीर आजम पर इल्जामात आयद किए गए हैं। एक अहम इल्जाम खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी मेंबर अकबर एस बाबर की जानिब से आयद किया गया और वो इल्जाम पार्टी के लिए गैर मुल्की फंडिंग का है, गैर मुल्की स्पॉन्सरशिप्स का है। ये फंडिंग कहां से आई, इसे कहां इस्तेमाल किया गया, फाइनेंसर्स कौन है। अकबर एस बाबर गुज़श्ता 5 सालों से कानूनी जंग लड़ रहे हैं, जिस पर उनके मुताबिक उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का भी सामना है। मगर इल्जाम तो संगीन नौयत का है और तहकीकात वजीर आजम को करना है। मगर क्या वजीर आजम खुद पेशरफ करेंगे कि तहकीकात हो सके? क्या वजीर आजम इन इल्जामात की तहकीकात के लिए खुद शफाफ इंक्वायरी का आगाज करेंगे? क्योंकि वो तो वजीर आजम है और बतौर वजीर आजम ये इमरान खान पर मुनहसर है कि वो इन इल्जामात पर चुप साथ रखते हैं, इख्तियार करते हैं, या फिर तहरीक इंसाफ के मंशूर और अपने वादों के मुताबिक एहतसाब मुझसे, फिर मेरे वजीरों से, फिर बशीरों और फिर नीचे तक इस पर अमल करते हैं। वज़ीर आज़म एहतसाब से मुताल्लिक जिस वक्त उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया था, वो क्या कहा करते थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। तहरीक इंसाफ एहतसाब के इस अमल को कैसे यकीनी बना सकती है? क्या ऑपोजिशन का एहतसाब ही PTI का मंशूर है? इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। आपका वक्त बड़ा कीमती और आपके कीमती वक्त में से कुछ लम्हे हम चुरा लेते हैं। सर मामला ये है कि वज़ीर आज़म इल्ज़ामात की जद में है। एक इल्ज़ाम सज्जाद बाजवा साहब ने लगाया, इससे पहले शब्बर जैदी साहब के हवाले से खबर आई, बशीर मेमन साहब की एक वीडियो आपको याद होगी। तो ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात आते चले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म खामोश है। क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, और क्या फिर इल्ज़ामात संगीन नौयत के नहीं है? बुखारी साहब देखिए, ये आपने नुक्ता बिल्कुल सही उठाया। एक ऐसा शख्स जो एहतसाब का नारा लेके इलेक्शन जीत के आया हो, जो दावा करता हो, इलेक्शन जीता है कि नहीं जीता उसके ऊपर तो इस पर डिबेट नहीं हो सकती, लेकिन उनका स्लोगन यही था कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। ऐसे आदमी के ऊपर जब इतनी संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगे तो उसकी खामोशी इसको और पुरस्कार बना देती है। DG FIA ने जो कुछ कहा, मैं तो समझता हूँ वही बहुत काफ़ी था। उसी के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन की टीम मुकर्रर हो जानी चाहिए थी। हमारी कोर्ट्स को उसका सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था। DG FIA ने कहा कि प्रेशराइज किया जा रहा था कि इन लोगों के खिलाफ केसेस बनाए जाएं, और गद्दारी के मुकदमे बनाए जाएं। गद्दारी के मुकदमे। सज्जाद बाजवा साहब कह रहे हैं कि इन लोगों पर हाथ ना डाला जाए क्योंकि तहरीक इंसाफ के स्पॉन्सर्स हैं। शब्बर जैदी साहब ने भी ये कहा कि ये स्पॉन्सर्स हैं। यानी
तकरीबन मिले जुले मुश्तरका नौयत के मामलात है और इल्ज़ामात है। आपको नहीं लगता सर कि ये इल्ज़ामात जो आज इल्ज़ामात हैं और इसको लाइटली लेकर कोई इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा रही, ना ही जवाब दिया जा रहा है? शहजाद अकबर साहब ने कहा हम तो सज्जाद बाजवा को जानते ही नहीं है, यानी एक बंदा जो इंक्वायरी कमीशन का मेंबर है, FIA का मुलाजिम है, आप उसको जानते नहीं। नंबर 2 ये कि कल जब आप हुकूमत में नहीं होंगे तो क्या यही इल्ज़ामात मुकदमात की सूरत इख्तियार नहीं करेंगे बुखारी साहब? बिल्कुल करेंगे। सूरत हाल आप सही बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले जाऊँ। जब ATM के हवाले से बात होती थी कि फ़लाँ ATM है, फ़लाँ ATM है, फ़लाँ ATM है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये खामोशी इसी तरीके से बरकरार रही तो जो हाल हम पिछलों का देख रहे हैं उससे कोई 1000 गुना बुरा हाल होगा इनका, अगर इन्होंने इस वक्त इसका नोटिस लेके और एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना के इसकी इंक्वायरीज ना कराई। मगर इससे ज़्यादा मैं मुतालबा करूँगा अपनी आला अदलिया से कि एक खातून एक्टर से 2 बोतलें निकल आती थी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लेवल पे उसका नोटिस ले लिया जाता है। आपके सामने है मिसाल उसकी, वो भी क्लियर हो गई, वो अल्टीमेटली वो भी क्लियर हो गई, बट नोटिस तो लिया गया ना, कितनी छोटी सी बात का। बिल्कुल लिया गया। अच्छा, उसके बाद शहद की बोतलें बन गई, वो भी वाकया आप मुझे GB इलेक्शंस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं सर। कहने का मतलब ये है कि जब इतनी गंभीर बातें हो रही हैं आप चुप रहेंगे तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये बात ठीक है। बिल्कुल सही, यानी खामोशी जो है इन इल्जामात को तकवीयत बख्शती है। एब्सोल्युटली। अब सर मामला ये GB इलेक्शंस की बात हुई गई तो GB इलेक्शंस के अंदर भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, जो आज मरियम बीबी ने भी कहा। आम इंतखाबात 2018 के अंदर भी नहीं थी, आपको इलेक्टेबल्स के जोर पर हुकूमत बनानी पड़ी, जोड़ तोड़ हुआ और उसमें जिसने अहम किरदार अदा किया वो शुगर इंक्वायरी के अंदर एक अहम किरदार है। अब ये बताइए सर कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की मजबूरी है, क्योंकि हुकूमत ऐसी है कि जो मांगे तांगे से ऑपोजिशन ये कहती है कोई इधर से पकड़ के कोई इधर से पकड़ के जहाज़ उड़ा, जहाज़ वहाँ पहुँचा और लोगों को बिठा दिया और झोली में डाल दिया गया तहरीक इंसाफ की। यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, इस वजह से आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन 2 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, मांगे तांगे की भी हुकूमतें हमने माजी में भी देखी हैं, मखलूत हुकूमतें बनती रहती हैं, लेकिन जितनी फर्जाइल PTI की हुकूमत पंजाब में है, जितनी फर्टाइल फ्रजाइल PTI की हुकूमत सेंटर में है, और जो मखलूत हुकूमत का बलूचिस्तान का हाल है वो आपके सामने है। कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, कोई एक बड़ा फैसला पार्लियामेंट में नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं बात करता अपोजिशन से कि मुझे तकरीर नहीं करने देते। यार मैंने इतनी कसम पुरसी अपने पूरे कैरियर में नहीं देखी, निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। ये फ्रजिलिटी जो है ये इट इज़ जस्ट बिकॉज के वाक़तन आपकी हुकूमत मांगे तांगे वोटों पर है। एक LI आपका जा चुका है जिसका नाम अख्तर मैंगल है, एक MQM इधर से इधर हो जाए जिसके के होने के बहुत इम्कान है, तो आप कहीं अब यहीं पे सवाल मुझसे ले सर, ये फ्रिजिलिटी, डिस्पाइट दिस फ्रिजिलिटी, आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो करना चाहिए उनको वो कराई जा रहा है? वो GB इलेक्शंस भी जीतता है, वो धरना उठाने में भी कामयाब हो जाते हैं, वो पार्लियामान के अंदर कानून साजी में भी कामयाब हो जाते हैं, फिर अभी सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं सर, तो सेनेट के अंदर अगर जैसे इम्कानात हैं तहरीक इंसाफ सेनेट का इंतखाब जीत जाएगी, उसके बाद तो दिल भी स्ट्रॉन्गर इनफ कि अपर हाउस के अंदर भी आपकी मेजॉरिटी है, लोअर हाउस में भी आप कानून साजी आसानी से करा सकते हैं। क्या ऐसा होगा, या फिर ये जो पिलर्स जिन पर हुकूमत खड़ी है वो काफ लीग हो या दीगर एलाइज हो वो लहदगी इख्तियार करेंगे? क्या देख रहे हैं? पहली बात तो यह है कि ऐसी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सेनेट के इलेक्शन होने वाले को तो छोड़ दो, जो हुए थे उसके ऊपर आ जाते हैं। जो चेयरमैन इलेक्ट हुआ था, 65 लोग रात को डिनर करते हैं अपोजिशन के और सुबह वो पहुंचते पहुंचते 50 रह जाते हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत इतनी सॉलिड फुटिंग के ऊपर कायम थी, वो अचानक धड़ाम से नीचे आ जाती है और सब कुछ हो जाता है। ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को पता ही ये होता कैसे है। और अगर इसी तरीके से चलती रही हुकूमत तो इससे ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे जो माजी में ना हुए ना आने वाली हुकूमतों में कभी होंगे। अपनी फ्रिजिलिटी को छुपाने के लिए कौम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हर रोज़ किया जा रहा है। आखिरी बात अर्ज़ कर लूँ, GB के इलेक्शंस, ये कितना गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि नून लीग का बयानिया दफन हो गया। बयानिया आपका दफन हुआ है इसलिए कि आप एहतसाब का नारा लेके आए और आप वहाँ इलेक्शन करने गए तो आपको 6-7 सीटें ठीक है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली। सर मेरा सादा सा सवाल है, उसका जवाब दे दे ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। मार्च से पहले क्या देख रहे हैं? हुकूमत ये कह रही है कि सेनेट इंतखाब होगा, मेजॉरिटी PTI की होगी, ऑपोजिशन ये कह रही है कि मार्च से पहले धड़न तख्ता हो जाएगा। आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? अगर तो इनएक्शन हुकूमत का यही रहा, यानी कोई काम करके नहीं देना, कुछ डिलीवर करके नहीं देना,
तो जिस तरीके से पीडीएम की मूवमेंट चल रही है, अगर ये अपने तय करदा एजेंडे तक पहुंची, जिसमें इस्लामाबाद में धरना, लॉन्ग मार्च के बाद लाहौर का जलसा, पेशावर का जलसा, मुल्तान का जलसा, ये हो गए तो ये हुकूमत अपने बोझ से गिरेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के कितने इम्कानात मौजूद हैं। इस सवाल को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज ऑपोजिशन इत्तेहाद यानी पीडीएम ने कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमती एसओपीज को मुस्तरद करते हुए अपने जलसे जारी रखने का ऐलान किया, जिसके बाद आज मानसेरा में मुस्लिम लीग नून ने पंडाल सजाया। अवामी जलसे में दीगर लीगी रहनुमाओं के साथ साथ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी खिताब किया। आज भी उन्होंने अपने खिताब में रिवायती अंदाज अपनाते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली के इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के एजेंडे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और उन्हें सादा अक्सरियत देने की बजाय बेसाखियां थमा दी है। हजारा मोटरवे का क्रेडिट नून लीग को देते हुए मरियम नवाज ने दावा किया कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और आकर चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे। वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ वतन वापस आएगा बल्कि चौथी बार आपका वजीर आजम बनेगा इंशाअल्लाह। अब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से ना कोई टाइम फ्रेम बताया है और ना ही कोई यकीन दहानी कराई है। बज़ाहिर महसूस होता है कि वो शोला बयानी और तकरीर की रवानी बरकरार रखने के लिए अवाम को नवाज शरीफ की वतन वापसी का कह रही हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी मरियम नवाज और पार्टी क़यादत की ख्वाहिश भी हो सकती है, मगर नायब सदर नून लीग ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तान वापसी के लिए खुद नवाज शरीफ क्या सोच रहा है। क्या वो पाकिस्तान आना चाहते हैं? क्या उनके मौलिज उन्हें वतन वापस आने का मशवरा देंगे? लेकिन हुकूमत तो नवाज शरीफ की वापसी के लिए तारीख भी दे चुकी है। हुकूमती तर्जुमानों की नज़र में मुल्क और अवाम का सबसे बड़ा और अहम मसला ही नवाज शरीफ की वतन वापसी है। फवाद चौधरी, शिबली फराज और शहजाद अकबर नवाज शरीफ के लिए मुख्तलिफ तारीखें बता चुके हैं। वो क्या कहते रहे हैं उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। नवाज शरीफ साहब को 15 जनवरी से पहले वापस ले आएंगे। हुकूमती वज़रा तारीखें दे रहे हैं। 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे। मरियम नवाज शरीफ जलसे जारी रखे हुए हैं। ऑपोजिशन जमातें भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुतहर्रिक हो चुकी हैं। जलसों के ऐलानात भी हो रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या ऑपोजिशन हुकूमत गिराने में कामयाब हो पाएगी? सेनेट इंतखाबात में हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी या ऑपोजिशन विफाक और सूबों में अदम एतमाद की तहरीक लाएगी? इत्तेहादियों को तोड़ा जाएगा या ऑपोजिशन में फूट डाली जाएगी? कौमी डायलॉग होगा या इल्जामात की सियासत जारी रहेगी? ये सब चीजें इस वक्त तक काबिल अमल होंगी जब मुल्क से वबाई सूरत हाल कंट्रोल हो चुकी होगी, क्योंकि मुल्क में तेजी से वायरस फैल रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के तकरीबन 38,544 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 2,208 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से मजीद 37 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 30,362 हो गई है। ऑपोजिशन ने कोरोना वायरस की नई लहर के बावजूद अपने जलसे मुलतवी करने से इनकार कर दिया। क्या ऑपोजिशन ने दुरुस्त फैसला किया है या फिर गलत फैसला किया है, ये एक अहम सवाल है। लेकिन आज वजीर आजम एक बार फिर कोरोना एसओपीज पर अमल करने की जरूरत पर जोर दिया। हम देख रहे हैं केसेस फिर से बढ़ रहे हैं और इसलिए आज हमने ये बाहर छोटी फंक्शन की और 300 लोगों से ज्यादा फंक्शन नहीं है। और मैं जिन्होंने नहीं मास्क पहने हुए, मैं सबको कहूँगा कि प्लीज ये मास्क पहने। वज़ीर आज़म सियासी इज्तिमात और महदूद तकारीब के इनेकाद के साथ साथ मास्क की अहमियत पर भी जोर दे रहे हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन जमातों के इज्तिमात कोरोना के फैलाव का जरिया है? इस हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने दावा किया कि सियासी इज्तिमात आउटडोर होते हैं, इसलिए इनसे वायरस के फैलाव के खतरात कम हो जाते हैं। अब ज्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविटी आउटडोर्स में होती है, तो इसलिए उसका वो रिस्क उस तरह से नहीं जो इंडोर एक्टिविटी का, लेकिन फिर भी तादाद बहुत होती है। अब एक जानिब ऑपोजिशन अपने जलसे जारी रखे हुए है, हुकूमत की जानिब से भी अवामी इज्तिमात पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब अवाम का कारोबारी जिंदगी मुंजमद होता जा रहा है। आज इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद कराए, लेकिन कोरोना से मुताल्लिक हुकूमत की अपनी पॉलिसीज में तजाद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कोरोना की वजह से इंडोर शादी हॉल्स पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप खुद तो पाबंदी कर नहीं रहे, हुकूमती पॉलिसीज में तजाद है। अदालत ने मार्किज के वकील सरदार तैमूर असलम से सवाल किया कि आपको क्या चाहिए,
आपके वालिद और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कोरोना की वजह से फौत हो गए। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि कोरोना की जो सूरत हाल, हमें तो खुद सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए। कोरोना की ये बहुत सीरियस सूरत हाल है, इसलिए हमें सख्त एहतियात की ज़रूरत है। बरतानिया में पुलिस को इख्तियार है कि वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी कर सकती है। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराए। कोरोना से मुतालिक हुकूमत की अपनी पॉलिसीज में तजाद है। कोरोना की वजह से तो पार्लियामेंटेरियन भी इंतकाल कर गए। अदालत ने कहा कि SOPs के बावजूद जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान और कुछ दिन कबल नजर आया वो तशवीशनाक है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपने बनाए हुए SOPs पर अमल करे। कोरोना की वजह से मुस्तकबिल में क्या होगा कोई नहीं जानता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि हमें पार्लियामेंट से बहुत सी तवक्कुआत है, लेकिन वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही है। कोई नहीं सोच रहा कि अगला निशाना वो भी बन सकता है। मेरे ख्याल में ये मौका है, सारी सियासी जमातों को यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। गैर मामूली हालात में लीडरशिप के गैर मामूली फैसले होने चाहिए। अब अदालत के रिमार्क्स यकीनन इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs पर पाबंदी के हवाले से कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं देती और ना ही ऑपोजिशन की जानिब से दानिशमंदी का मुजाहरा देखने में आ रहा है। आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने वायरस की दूसरी लहर का सारा मलबा ऑपोजिशन पर डाल दिया है। शेख रशीद अहमद क्या कह रहे थे वो भी देख लीजिए। PDM ने रात फैसला किया है कि वो आवाम की जान और माल की, उनकी सेहत की उनको कोई फिक्र नहीं, तो फिर ठीक है, लोग अपना फैसला खुद कर लें। ये लोगों के बच्चों को कोविड-19 से नहीं बचाना चाहते, ये कौम को कोविड-19 से नहीं बचाना चाहते। ऑपोजिशन जमातें भी किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज मानसेरा के अंदर बड़ा पावर शो किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और इस मौके पर क्या देखा गया उसकी फुटेज भी आपके सामने रखते हैं। ये मरियम बीबी स्टेज पर मौजूद हैं, वहां पर मकामी रहनुमा भी स्टेज पर हैं, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा है। ये आवाम का एक जमे गफीर देखा जा रहा है, हाथों में पार्टी परचम थाम रखे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है, कहीं पर जो फासला है उसको बरकरार नहीं रखा गया। इस पंडाल के अंदर जहां पर अवामी इज्तिमात होंगे, जलसे होंगे, वहां पर SOPs को कैसे मेंटेन रखा जाएगा? किसी के चेहरे पर फेस मास्क भी दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसे मौके पर जब ऑपोजिशन पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये देखिए कि कितना बड़ा जमे गफीर है, पंडाल के अंदर कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद है। अमीर मकाम जो मकामी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पेशावर से, वो भी वहाँ पर मौजूद है। और सूरत हाल ऐसी है कि कोरोना के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है कोरोना वायरस के हवाले से। खुदा न खास्ता अगर स्पाइक आती है तो हुकूमत के पास सादा सा जवाब होगा कि इसकी जिम्मेदार ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन के पास ये जवाब होगा कि हुकूमत सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चाहती है, लेकिन अवाम को कौन जवाब देगा? इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल गैर मामूली हो सकती है, क्योंकि मानसेरा के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो PDM का जलसा है वो 22 तारीख को पेशावर में होना जा रहा है। हुकूमत क्या सोच रही है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है? इस वक्त तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बंगश साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद आज मानसेरा के अंदर ऑपोजिशन ने जलसा किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भरपूर पावर शो किया है, अवामी इज्तिमा था, कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया था, किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था। तो क्या ये तमाम तर मामलात सूबाई हुकूमत की नज़र से ओझल रहे? नहीं, बिल्कुल हमारी नज़रों से ओझल नहीं है। हमने बाकायदा तौर पर इनको कम्युनिकेट कर दिया था कि ये गैर कानूनी है, बल्कि आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया, NCOC की और NCC की जो डिसीजंस हैं उनको इंडोर्स कर दिया गया। या ये मैं आपको बता दूं कि मानसेरा में जो हमारी जो मानसेरा में प्रीवेलेंस है वो ऑलरेडी दूसरा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ कोविड। तो ये इन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। इनके साथ हमारी मुज़ाकरात भी हुई है, इन्होंने उसको भी डिनाई कर दिया। और ये एंटी पीपल जो है, ये अवाम के साथ दुश्मनी है मैं समझता हूँ। इन्होंने आज इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया और उसकी अगर कोई रिपरकशंस होंगी, अगर वहाँ पे केसेस में इजाफा रिपोर्ट होता है या कुछ, तो इनकी टोटल जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर होगी। आज इनका फिर से वही लेकिन कामरान मगर साहब जिस वक्त आप ये कहते हैं कि अगर केसेस बढ़ेंगे, स्पाइक हाई होगी, तो इसकी तमाम तर रिस्पांसिबिलिटी जलसा करने वालों पर होगी। इससे तासुर मिलता है कि खुद हुकूमत पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती है। देखिए, अवाम तो ये बिल्कुल भी तौजी बर्दाश्त नहीं करेगी कि इसकी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है, क्योंकि अवाम को तो अब अपनी जिंदगी को महफूज बनाना है। और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है, आपको नहीं चाहिए कि हुकूमत बर वक्त इकदाम करे और इनको रोका जा सके ताकि कोरोना ना फैल सके, क्योंकि फैलेगा और उसके बाद अगर आप फैसला करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरी तरीके और जमहूरी रिवायात यही हैं कि आप इंगेज करें, डिबेट करें।
हम किसी किस्म का हुकूमती जो है वो दबाव या हुकूमती तशद्दुद नहीं। बता दूं कि आज के जलसे के मुंतज़मीन, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। देखें, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स इस्तेमाल करना है या वो, तो मेरे ख्याल से उसके इम्प्लीकेशंस अच्छे नहीं होंगे इनके लिए भी और एज अ होल इस पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए भी। हम समझते हैं, हमने देखें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, वज़ीर आला ने कल 5 रुकनी जरगा बनाया। हमने इनको अप्रोच किया, तमाम पार्लिमानी लीडर्स को, ये आज गायब रहे, ये भाग गए मुज़ाकरात से। तो ये अवामी अदालत में भी हमारा सामना नहीं कर सकते। और आज के जलसे से क्या हुआ, यानी हुकूमत को क्या तकलीफ पहुंची है सियासी तौर पर, मैं समझता हूँ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलात ये होगी कि अगर कल को केसेस में इजाफा होता है, हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो चोक हो जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज के हेल्थ सिस्टम जो है वो जवाब दे गए। कामरान बंगश साहब, जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक ऑपोजिशन तो संजीदा नहीं है, ना ही वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनना चाहती है, ना ही वो कोरोना SOPs को फॉलो करना चाहती है, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आज मरियम बीबी ने कहा है कि 22 तारीख को पेशावर में जलसा होगा और दावत दी है सबको कि आप 22 तारीख को पेशावर जलसे में जरूर शिरकत कीजिएगा। यानी ऑपोजिशन तो भरपूर तरीके से पेशावर जलसा करने जा रही है। तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? जो आज मानसेरा में हुआ वो आपने देख लिया, तो क्या कोई पेशगी इकदाम कर रखे आपने 22 तारीख के हवाले से? अपने 22 तारीख के हवाले से अपनी हमारी स्ट्रेटजी है यकीनन, लेकिन हम किसी किस्म की जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते। आज भी हमने ओपन फील्ड छोड़ी है अपोजिशन के लिए कि ये सियासी जिम्मेदारी का और बलूगत का मुजाहरा करें। ये देखें, मैं आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट बता देता हूँ कि इनके जलसे से क्या होगा। ये 11 जमातें मिलकर इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले करती आ रही है। हमने 21 तारीख का अपना बड़ा जलसा, जिसमें हम सीपेक इंडस्ट्रियल जोन में सबसे पहला प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन कामरान बंगश साहब, इस वक्त क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन बड़ा जलसा कर सकता है, बात पावर शो की नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, बात तो आवाम को महफूज बनानी है कोरोना जैसे मरज से। तो अगर ऑपोजिशन जलसा करती है और उसके ऊपर 20-30 हजार लोग आ जाते हैं, या आपकी नजर में 1000-1500 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां से जिस तरह कोरोना की नौयत है और वो फैलता है, तो इससे तो मरज फैलेगा। और अवाम के को जवाब देने के लिए क्या ये होगा कि ऑपोजिशन की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है, और एस्केप मिल जाएगा फिर हुकूमत को? नहीं, मैं किसी किस्म की एस्केप की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रेंड को देख लें। पख्तूनख्वा के 3 जिले सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, एक चतराल, एक मानसेरा और एक पेशावर। अब अगर आप सवात में जलसा करते हैं और चतराल से लोगों को लेकर आते, अगर आप मानसेरा में जलसा करते हैं बावजूद ये कि हमने आपको स्टैटिस्टिक्स बताई, आपको कहा कि ये ना करें, और आप फिर पेशावर में कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, तो आप इसको कैसे, किस एंगल से समझते हैं कि ये अवाम दुश्मनी नहीं है? कामरान बंगश साहब, अगर कोरोना फैलेगा तो जवाब दे आप होंगे, ऑपोजिशन नहीं। मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये अवाम के साथ ही हो रहा है। और मैं ये समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा को स्पेसिफिकली इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इनकी पॉलिटिकल स्टेक्स जो है यहाँ पे एट रिस्क है, बल्कि एट रिस्क रह चुकी हैं। लेकिन मैं तो हुकूमत की बेबसी पर हैरान हूं, मैं तो हुकूमत की बेबसी पर हैरान हूं कि आपको ये पता है कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, और ये सोची समझी साजिश आपकी नजरों के सामने हो रही है और आप रोक नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम देखें, हम आप अगर ये कहते हैं कि हम फोर्स इस्तेमाल करें, हमने अपने सारे ऑप्शंस इनके सामने रख लिए। अब इसके बाद हम, जैसे आपने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट की बात की है, वैसे ही मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो लीगल रास्ता होगा हम वो अपनाएंगे। हम किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहते, वरना इनकी हमें स्ट्रेंथ का भी पता है, इनको हम रोक भी सकते हैं। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्स है हमारी यहाँ पे कि हम इनको ठीक ठाक तरीके से रोक सकते हैं। लेकिन उससे फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, जैसे आज इनका रोना धोना रहा है कि जी हमारे साथ तो ये हो गया और मेरे साथ तो ये हो गया और ये, तो हम उनको ये नहीं मौका देना चाहते। ये अवाम की नजरों में इससे सबसे ज्यादा जो मुश्किल आएगी वो पेशावर के लोगों को इसलिए आएगी कि पूरे सूबे से लोग आएंगे, और ये जब पूरे सूबे से पेशावर में लोग आते हैं तो सुपर स्प्रेडर पेशावर हो गया, और फिर उसके बाद जब ये लोग वापस जाएंगे तो सारे सूबे में फैलने का खतरा है। और हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेयर पे देखें, जो पहली लहर हमारी रही है उसमें मैं ये एक्नॉलेज करता हूं कि ऑपोजिशन ने कोऑपरेट किया, हमारे साथ मुकम्मल तौर पर, वो असेंबली के अंदर भी, असेंबली से बाहर भी उन्होंने, लेकिन इस दफा ये समझ नहीं आ रही कि ये ठीक है। और इस बार अगर कोरोना फैलेगा तो फिर उसकी रिस्पांसिबल ऑपोजिशन होगी, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तर्जुमान केपी हुकूमत कामरान बंगश हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि माफियाज रियासत से ज्यादा ताकतवर क्यों हैं। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों एक टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि वजीर आजम होते हुए भी अपने बहनोई का प्लॉट कब्जा माफिया से नहीं छुड़ा सके। साथ ही उन्होंने सीसीपी लाहौर के हवाले से भी कहा कि सीसीपी लाहौर उमर शेख ने इस हवाले से अच्छा काम किया, प्लॉट वागुजार कराने के लिए उनकी तारीफ की गई और कमाल महारत से सीसीपी लाहौर ने कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग किया। इस वजीर आजम क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैं अब सबको बताऊं कि क्यों हमने फैसला किया चेंज का, ये मैं आपको बताऊं। वहाँ मेरे बहनोई हैं, उनके ऊपर को 5 साल से उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा, PIA सोसाइटी थी, वहाँ कब्जा हुआ था। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि देखें अब आपकी गवर्नमेंट है, और वो कब्जा ग्रुप था, उसने कब्जा किया हुआ था। मैं कहूँ उनको, मैं कहूँ अब हमारी गवर्नमेंट है, कब्जा तो छुड़वा दो। मेरे ब्रदर इन लॉ ने टेलीफोन किया कि जी 7 वाला हमारा है, उसके भी प्लॉट पे कब्जा था, वो यूसुफ, उसको वो कब्जा ग्रुप धमकियां दे रहा है। फिर उसकी मुझे आई कि जी वो उनको धमकियां दे रहा है कि मार देंगे, और उसको शाम को गोली मार दी। तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो दंदनाते फिर रहे हैं बाहर। फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि अगर ये लाहौर के अंदर ये हो रहा है तो वह बाकी पाकिस्तान, बाकी पंजाब में, तब मैंने फैसला किया चेंज का। और जब वो आया, इसने आते साथ ही पकड़ लिया ये जो नया CCPO है। अब वजीर आजम के मुताबिक CCP लाहौर उमर शेख ने उनके बहनोई का प्लॉट कब्जा माफिया से वागुजार करा लिया है। लेकिन दी न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने एक और ही कहानी बयान की है। अंसार अब्बासी के मुताबिक वजीर आजम के बहनोई आहद खान बरकी का कहना है कि उनके प्लॉट का कब्जा ताहाल छुड़ाया नहीं जा सका है। आहद खान बरकी ने इस हवाले से अंसार अब्बासी से गुफ्तगू की, अपना एक वॉइस नोट भेजा, और उस वॉइस नोट में क्या कहानी बयान की है वो आहद खान बरकी जो वजीर आजम के बहनोई हैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाता है। ये प्लॉट मेरे वालिद साहब ने 1984 में ख़रीदा था। तो जब हमने इस प्लॉट को देखा तो 2010 में इसके ऊपर ये माफिया वालों ने, ये जो लैंड माफिया है, इन्होंने इस पे कब्जा किया हुआ था। फिर जब इस पे स्टेज हमने ख़त्म करवाए तो ये 2020 फरवरी में जाके बड़ी मुश्किल से कोर्ट से जो इनके स्टे लिए हुए थे वो ख़त्म करवाए। ये लैंड माफिया के नाम पे भी इंतकाल था, वो हाजी याकूब है, हाजी याकूब खोखर, उसने स्टे लिया हुआ था, उसके नाम पे भी इंतकाल था। इन्होंने, ये 2 प्लॉट थे हमारे, एक मेरे वालिद साहब के नाम पे था और एक 7 वाला प्लॉट था, हम दोनों पे कब्जा था। वो जो 7 वाला था उनको उसने थ्रेटन किया, जब थ्रेटन किया और इंतकाल खारिज हुआ तो उन्होंने उसको गोली मार के कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर ये जब खान साहब को पता लगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि ये इस लेवल तक चले गए हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही और कुछ कर भी नहीं रही थी, तो फिर खान साहब ने ये इनको चेंज किया। इस प्लॉट पर कब्जा माफिया और इस वक्त क्या स्टेटस है उसकी तमाम तर कहानी खुद आहद खान बरकी जो वजीर आजम के बहनोई हैं वो बयान कर रहे हैं। अब वजीर आजम के बयान के जवाब में हफीजुल्लाह न्याजी ने उन्हें एक और ही कहानी सुनाई है। नियो टीवी के शो में खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया है कि इस मामले पर वजीर आजम को मालूमात नहीं है। याकूब खोखर के पास अदालत का स्टे ऑर्डर मौजूद होने के बावजूद गैर कानूनी काम किया और ये गैर कानूनी काम पुलिस से करवाया गया। हफीजुल्लाह न्याजी जो खुद वजीर आजम के रिश्तेदार हैं वो इस हवाले से एक नई कहानी बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस से जो कार्रवाई कराई गई, जिस पर खान साहब बरबला ये कह रहे हैं कि उनके कहने पर उन्होंने इंटरवीन किया और CCP लाहौर की तारीफ भी कर रहे हैं, वो असल में गैर कानूनी इकदाम था। हफीजुल्लाह न्याजी का कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखें। पहली बात, ये पुलिस केस है नहीं, ये अदालत का स्टे उसके पास मौजूद है, आज भी सोसाइटी के दफ्तर मौजूद है चुनाच। अच्छा, दूसरी बात, प्लॉट पे पुलिस ने जबरदस्ती उस पर रेड करके फरवरी के अंदर 2020 इसको खाली करा लिया। ये प्लॉट का नंबर जो भी था, इसके एडजेसेंट प्लॉट का जो नंबर था, वो बंदा जो था खाली करा के दे दिया। ये हुआ ये कि उस प्लॉट के बाद वो प्लॉट कोर्ट का स्टे और याकूब के पास से पुलिस को इस्तेमाल तो वज़ीर आज़म नहीं कर सकते और वज़ीर आज़म नहीं कर सकते, उसने किया। अब वज़ीर आज़म ने अपने बहनोई का प्लॉट वागुजार कराने के लिए जाती दिलचस्पी का इजहार किया है। जाती दिलचस्पी पर CCP लाहौर से कहा कि इस काम को कराया जाए, लेकिन उस पर हफीजुल्लाह न्याजी कह रहे हैं कि पुलिस से गैर कानूनी इकदाम कराया गया। ये कहानी महज वज़ीर आज़म के बहनोई की नहीं है, बल्कि ये वो रुझान है, ये ट्रेंड है जो कब्जा माफिया मामूल की कार्रवाई बन चुका है। कब्जा माफिया तो ऐसा करता ही है और इससे मुल्क के तमाम हिस्सों में लाखों पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं, जिन्हें उनकी जमीन जायदाद से अदालती हुक्म इम्तना की वजह से और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस की करप्शन की वजह से मिल नहीं पाती है, उन्हीं की अपनी जमीन से महरूम कर दिया जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर करप्ट है, जिसकी वजह से कब्जा माफिया को ताकत मिलती है, जबकि अदालतों की जानिब से स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं, उस पर कब्जा माफिया के हक में स्टे ऑर्डर्स होते हैं। एक आम शहरी के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जमीन की हदबंदी कराना भी नामुमकिन बन चुका है।
एक एक हुक्म इम्तना बरसों तक चलता रहता है और जब ये खत्म होता है तो नया स्टे ऑर्डर ले लिया जाता है। वजीर आजम के बहनोई का प्लॉट हासिल करने के लिए आईजी और सीसीपीओ को तब्दील तो कर रहे हैं, आईजी भी तब्दील हुए, इस हवाले से सीसीपीओ को तब्दील किया गया, मगर वो मसले की असल जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये पुलिस का काम तो नहीं है कि वो कब्जे छुड़ाती फिरे। पंजाब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट समेत कई महकमों के अंदर करप्शन का राज है। आम आदमी बिलखुसूस ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्लॉट्स पर माफिया का कब्जा ये एक आम सा ट्रेंड है, अक्सर होता है। उस्मान बुज़दार ने 20 अगस्त 2018 को वज़ारत आला का हल्फ उठाया। उनके इंतखाब पर वज़ीर आज़म को तनकीद का सामना करना पड़ा, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन उन्होंने ओहदा संभालने के 40 रोज के बाद 1 अक्टूबर 2018 से सूबे भर में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया। उस वक्त खदशात का इजहार किया जा रहा था कि पंजाब हुकूमत की ऑपरेशन दर हकीकत कारकर्दगी पर पर्दा डालने के लिए कर रही है, लेकिन पंजाब हुकूमत के उस वक्त के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने उस्मान बुज़दार को शेर शाह सूरी दे दिया। इस हवाले से फयाजुल हसन चौहान क्या कह रहे थे कि वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी क्या है, किस तरह कब्जे छुड़ाने में एक्सपर्ट है, जरा फयाजुल हसन चौहान की जुबानी सुनते हैं। 9.25 लाख कनाल सरकारी जमीन, पहली दफा वजीर आला बना एक बंदा, पहली दफा, और वजीर आला बनते ही पहले 4 महीनों के अंदर अरबों रुपए की मालियत की ये जमीन जो है वो रिकवर करवा लेता है। तो शेर शाह सूरी की तरह सरदार उस्मान बुज़दार साहब को भी जो है वो खराज तहसीन हमें पेश कर देना चाहिए। पाकिस्तान में जमीनों पर कब्जा करना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि अहम इदारों में बैठे माफियाज और सुस्त अदालती कार्रवाइयां इनको मजबूत कर रहे हैं। सिविल कोर्ट्स के सामने लाए जाने वाले 50 से 70% केसेस जमीन पर कब्जे के होते हैं और तकरीबन 10 लाख ऐसे मुकदमात फैसलों के लिए इल्तवा का शिकार है, पेंडिंग है। जमीनों के नामुकम्मल कागजात, रजिस्ट्री की गलतियां, मुख्तलिफ नामों पर रजिस्ट्री का इजरा और फिर बदउनवान इंसानी हाथों से होने वाली तमाम बेज़ाब्तगियां कब्जा माफिया को फरोग दे रही है। कब्जा माफिया पनप रहा है। मुल्क का वजीर आजम अगर अपने बहनोई के प्लॉट पर कब्जा छुड़ाने में नाकाम है, आम आदमी का तो अल्लाह ही हाफिज है। आम आदमी अपनी जमीन का मालिक कैसे बन पाएगा? ये एक हकीकत है कि दुनिया की आबादी और जरूरियात में इजाफे की वजह से ज़राई और रिहायशी दोनों जमीनों की अहमियत और कीमत आने वाले वक्तों में एक बड़ा चैलेंज होगी। मसावी तकसीम और हकदारों के हुकूक की हिफाजत के लिए सख्त कवानीन का बनना वक्त की ज़रूरत है और इन पर अमल दरामद, इन पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटराइज निज़ाम से अगर ज़मीन का रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए और कब्जा माफिया की पकड़, सज़ा और ज़मीन की वापसी का एक फौरी मैकेनिज्म हो जाए तो ऐसे जराइम और फिर इन पेशावर गिरोहों की हौसला शिकनी हो सकेगी, यकीनन इनकी बहकुनी भी हो सकेगी। अब एक और मामले की जाने बढ़ते हैं। यह मामला है पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का। इसका ताल्लुक एक तारीखी गिरफ्तारी और छुपे हुए कई किरदारों को आवाम के सामने आश्कार करने का है। गुज़श्ता साल नवंबर में रावलपिंडी में कहवा बनाने वाले एक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुजरिम गिरफ्तार हुआ। सुहेल अयाज नामी मुजरिम ने दौरान तफ्तीश 30 से ज्यादा बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का एतराफ किया। 12 नवंबर 2019 को रावलपिंडी में होने वाली इस गिरफ्तारी ने इंटरनेशनल मीडिया में अपनी जगह बनाई, क्योंकि मुजरिम सुहेल अयाज का ताल्लुक डार्क वेब से साबित हो चुका था। खतरनाक नौयत का केस होने के बायस पुलिस ने खुद मुकदमे की पैरवी का फैसला किया और आज पूरे 1 साल और 6 दिनों के बाद इस अहम केस का फैसला सुना दिया गया है। बच्चों के साथ ज्यादती करके इसकी वीडियो डार्क वेब पर अपलोड करने वाले मुजरिम सुहेल अयाज को अदालत ने 3 बार सजाए मौत का हुक्म दिया है। सजाए मौत का हुक्म सेकंड सेशन जज रावलपिंडी जहांगीर अली गोदल ने दिया है। अदालत ने मुजरिम को 3 बार उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है, जबकि अदालती फैसले के मुताबिक साथी मुलजिम खुरम को 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। अदालत का फैसला यकीनन बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुजरिमान के लिए एक अहम पैगाम है। इस फैसले के जरिए जहां अदलिया का वकार बुलंद हुआ है, वही मुजरिमान के अंदर भी खौफ पैदा होगा। डार्क वेब दरअसल एक अंधेरी दुनिया है और उसका तारीख पहलू है। इस दुनिया में बच्चों से ज्यादती की वीडियोस ऑनलाइन फरोख्त की जाती हैं। इस इंसानियत सोज अमल में ज्यादातर जो असर और रसूख रखने वाले लोग शामिल हैं, बासर शख्सियात शामिल होती हैं, राजदारी बरकरार रहती है, हत्ता कि आलमी या मकामी कानूनी एजेंसियां रेकी करके इसका सुराग नहीं लगा पाती हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, ब्राजील और भारत में अब तक कई डार्क वेबसाइट्स पकड़ी जा चुकी हैं और मुजरिमान को सजाएं मिल चुकी हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2014 में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 11 लाख वाकयात रजिस्टर्ड हुए और डार्क वेब पर उनके होने वाले शवाहिद मिले। 2019 में यह तनासुब 1500% बढ़कर तकरीबन 1 करोड़ 86 लाख लोगों तक पहुंच गया है। इस तारीख दुनिया का महज एक छोटा सा किरदार सुहेल अयाज है, जो यकीनन अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। पाकिस्तानी इदारों को मुल्क में इस रैकेट से मुंसलिक अफराद का सुराग लगाना चाहिए ताकि कोई भी कानून के शिकंजे से बच ना सके। तभी इस कौम के बच्चे इस तारीख दुनिया के अंधेरे कमरों से महफूज रह सकेंगे। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कराची सर्कुलर रेलवे सर्कुलर क्यों नहीं है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान रेलवेज ने कराची सर्कुलर रेलवे का टाइम शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पहली ट्रेन औरंगी स्टेशन से जुमेरात को रवाना होगी। सिटी स्टेशन और फिर पिपरी के दरमियान 2 ट्रिप्स होंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का दावा है कि KCR में लाहौर की ऑरेंज ट्रेन से बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। अब बेहतर सहूलियात, जदीद निज़ाम, बेहतरीन ट्रैक और तेज़ रफ्तार सवारी, ये दावे तो वफाकी वजीर रेलवेज कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज की सूरत हाल क्या है, सर्कुलर रेल अब की तैयारी क्या है, इससे मुतालिक हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले वो रिपोर्ट आपके सामने रखता है। इंतजार की घड़ियां खत्म, आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका शिद्दत से इंतजार था। वजीर रेलवे ने 20 साल से नापैद कराची सर्कुलर रेलवे को कल 19 नवंबर को चलाने का ऐलान कर दिया, जो कि 60 किलोमीटर का फासला 2 घंटों से जायद वक्त में मुकम्मल करेगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि 8 माह में 43 किलोमीटर का ट्रैक बनाया है। जदीद अर्बन ट्रांसपोर्ट भी चलाएंगे। KCR पिपरी से सिटी रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएगी। इसके जरिए ऑरेंज लाइन से बेहतर सहूलत देंगे। ये 15 कोचेस से कल मैं सुबह 11 बजे सिटी स्टेशन से इसका इफ्तिताह करूंगा इंशाल्लाह, और लोगों को ऑरेंज लाइन की से बेहतर सहूलतें हम प्रोवाइड करेंगे। KCR इंतहाई सुस्त रफ्तार होगी। KCR 60 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। KCR में चलने वाली हर ट्रेन 22 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलेगी। पाकिस्तान रेलवे ने 19 नवंबर को चलने वाली KCR का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक दिन में 4 ट्रेनें दोनों तरफ से चलेंगी। कुल 8 ट्रेनें 3 घंटों के वक्फे से सुबह 7 बजे से रवाना होंगी। 14 किलोमीटर का मरकजी ट्रैक बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। लूप लाइन जो औरंगी से ड्रिग कॉलोनी का 16 किलोमीटर तवील ट्रैक पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ। ट्रैक पर मौजूद स्टेशन अब भी तबाह हाल है और खंडर के मनाजिर पेश कर रहे हैं। ट्रैक के रास्तों में फाटक भी नहीं लगाए जा सके। कराची सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक रिपोर्ट आपने देखी है। अब सर्कुलर रेलवे वफाकी हुकूमत के मुताबिक और वफाकी वजीर रेलवेज के मुताबिक बहाल होने जा रही है, लेकिन मुकम्मल ट्रैक बहाल नहीं हो रहा है। ये मुकम्मल ट्रैक अपनी जिस हालत के अंदर मौजूद है, शायद वहाँ पर अब ज़मीनों पर कब्जा हो चुका है। कब्जा माफिया के शिकंजे वहाँ पर बड़े सख्त हो चुके हैं। उससे ना तो इसको वागुजार कराया गया है, बल्कि अदालत की तरफ से जब इंटरवेंशन हुई है और अदालत की तरफ से सख्त रिमार्क्स आए, खासतौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से इसकी क्योंकि पैरवी भी की है, और इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है उसको भी एक वाज़े पैगाम मिला, सूबाई हुकूमत तक पैगाम पहुँचा। अटॉर्नी जनरल वहाँ पर पेश होते रहे, सेक्रेटरी पाकिस्तान रेलवेज पेश होते रहे। जब उन पर तौहीन अदालत के मुकदमात से मुताल्लिक बात हुई तो आनन फानन वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि इसको पहले तो 16 नवंबर को चलाया जाएगा, जिसके बाद थोड़े से डिलेज आए और कहा गया कि 19 नवंबर को ये ट्रैक पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन मुकम्मल तौर पर ये ट्रैक बहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रैक की जो सूरत हाल है वो आपने देखी है कि जगह जगह से ट्रैक टूटा हुआ है, मुकम्मल नहीं है, और इसके आसपास आबादियाँ कायम हो चुकी हैं। जो कब्जा माफिया है उसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। इसलिए जब तक कि मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होगा, इसलिए ये ट्रेन चला तो जाएगी। उजलत में ये फैसला ज़रूर हो चुका है, लेकिन इसका जो समरात हैं, इसका फ़ायदा है वो आम आदमी को नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए तो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें सर्कुलर रेलवे नहीं चाहिए है, बल्कि हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन चाहिए, जैसा कि लाहौर में चल रही है। और ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी भी की, एक आर्टिकल लिखा और कहा कि जो शहर 70% कैपिटल देता है, 70% रेवेन्यू जनरेट करता है मुल्क के अंदर, जो इनफैक्ट पूरे मुल्क को पालता है, उसके पास सस्ती सफरी सहूलियात नहीं है, उसके पास बुनियादी तौर पर कोई ट्रांसपोर्ट का ढांचा मौजूद नहीं है। और वहाँ भी अभी W11 जैसी बसें चल रही हैं, जो यकीनन लम्हा फिक्रिया है कि ऐसा शहर जो कराची जैसा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अगर वहाँ पर सफरी सहूलियात मैसर नहीं होंगी तो यकीनन अवाम ये कहने पर हक बजानिब है इख्तियार से कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। और यही ज़मीनी इशूज़ हैं कराची के लोगों के, जिनको एड्रेस करना, जिनको हल करना वक्त की ज़रूरत है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।